नमस्कार। एक जंगल था, वहां शेरों की संख्या कम थी, फिर भी जंगल के जानवर शेर को ही राजा चुनते थे। एक बार बंदर ने कहा कि शेरों की संख्या बहुत कम है, फिर भी हम सब वोट देकर शेर को ही राजा क्यों चुनते हैं? हम बंदरों में से भी तो कोई राजा बन सकता है ना। जंगली जानवर बंदर की बातों में आ गए। सबने मिलकर इस बार बंदर को ही जंगल का राजा बना दिया। एक दिन जंगल में शिकारी घुस गया। वो जंगल में शिकार करने लगा। सारे जानवर भागकर बंदर के पास आए। बोले, महाराज जी, शिकारी से हमें बचाइए, वो हमको मार रहा है, हमारे गोश्त शहरों में बेच रहा है। बंदर उठा और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया और जोर जोर से डाल को हिलाने लगा। अब सारे जानवर हैरान रह गए कि बंदर महाराज शिकारी को भगाने की बजाय ये क्या करने लगे। शेर तो जोर से दहाड़ता था, शिकारी उसकी दहाड़ सुनकर भाग जाता था। बंदर महाराज ये क्या करने लगे? जंगल के जानवरों ने कहा कि महाराज उछल कूद मत कीजिए, शिकारी को भगाइए। बंदर महाराज बोले, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, मैं डाल पर ही तो उछल कूद कर सकता हूँ, तो डाल हिला हिला कर शिकारी को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। जंगल के जानवरों को तब एहसास हुआ कि जंगल का राजा शेर को ही क्यों बनाया जाता है। वही हाल आज हमारे देश का है। राष्ट्रवाद का नारा लगाकर हिंदुत्व की बात पर लोगों ने एक पार्टी के लोगों को जिता दिया। काला धन लाने वालों का, झूठ बोलने वालों को, महंगाई कम करने का जुमला बेचने वालों को, रुपयों को मजबूत कर देने का झूठ बोलने वालों को राजा तो बना दिया। लेकिन राजा बनाने के बाद पता चला कि राजा तो प्रजापालक है ही नहीं। राजा को सिर्फ हिंदू मुसलमान ही तो करना आता है, धार्मिक आधार पर वोट लेना आता है, फोटो खिंचाना आता है, बस और कुछ नहीं। टनल में 41 मजदूर 16-17 दिनों से फंसे, लेकिन हमने राजा ऐसे आदमी को चुन लिया है जो हमेशा से ही प्रचारक रहता है। 41 मजदूरों की जान अटकी है। राजा चुनाव प्रचार में व्यस्त है। राजा तिरुपति बालाजी में रैली में आए लोगों के लिए दुआएं मांग रहा है। मैंने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वरा के दिव्य दर्शन किए, उनसे आप सभी के लिए आशीर्वाद लिया। टनल में ऐसी ही इमरजेंसी में मजदूरों को बाहर निकालने के लिए डाला जाने वाला ह्यूम पाइप पहले क्यों नहीं डाला गया था? आर्मी को अब लगाया गया है, पहले क्यों नहीं लगाया गया? क्यों हमारे पास ड्रिल करने की मशीनें नहीं है? बचाव के इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए? सिक्योरिटी ड्रिल क्यों नहीं हुई? मोदी हर बात पर स्वदेशी स्वदेशी का ढोल पीटते हैं, तो फिर हमारे देश में ड्रिल करने वाली मशीनें क्यों नहीं है? मेक इन इंडिया केवल रैली में नारा लगाने के लिए था क्या? मशीन का एक पार्ट टूट जाता है तो दूसरा लाने में लाले लग जाते हैं। सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन मोदी चुनाव में व्यस्त है। जब चुनाव से खाली होंगे तब उत्तरकाशी के बारे में कुछ सोचेंगे। मजदूरों को निकालने के बारे में सरकार क्यों फेल है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड के विशेष मेहमानों का पूरा पैनल है। आज की चर्चा सुनकर आपको समझ में आएगा कि आप कहां ठगे गए हैं दोस्तों। गोदी मीडिया और सत्ता आपको किस हद तक बेवकूफ बनाते हैं, आज पता चलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट जी हैं, अतुल सती जी है, रतन मणि डोभाल जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, महंत शुभम गिरी जी भी हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भरत जी भी हैं। आज कोई हाव तो कोई बातचीत नहीं चलेगी। सिर्फ एक बात पर आपसे एक ही बात जाननी है त्रिलोचन सर, कहाँ कमी आ रही है? क्या इरादे में कमी है या फिर नियत ही नहीं है 41 मजदूरों को बाहर निकालने की? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि शुरुआती दौर में जो तेजी दिखाई जानी चाहिए थी वो हुई नहीं है। हम वहां 21 तारीख को मैं वहां पे था, हमारे कुछ साथी भी थे, तो वहां जो पत्रकार हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने हमसे कहा कि पहले दिन से इस तरह की तेजी दिखाई जाती तो वो हो जाता। कुछ मजदूर हमसे मिले, बड़ी मुश्किल से वो बात करने के लिए तैयार हुए। उन मजदूरों का कहना था कि यहाँ से 200 मीटर आगे जाके ये टनल जो है राइट को मुड़ जाती है, और राइट की साइड से यदि हम देसी जुगाड़ करके भी उसको खोदते तो 40 मीटर पे हमें मजदूर मिल जाते, लेकिन उसमें टनल को कुछ नुकसान पहुंचता। इसके अलावा पहले ही दिन से जो है वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हुई थी, वो वर्टिकल ड्रिलिंग रोक दी गई क्योंकि उसमें भी ऊपर से टनल को नुकसान पहुंचता। तो हमें तो ये लगता है कि शुरुआती दौर में मजदूरों से ज्यादा टनल की चिंता की गई। उन्हें लगा कि मजदूर तो निकल ही जाएंगे, टनल को नुकसान ना पहुंचे। शुरुआती दौर में तो यही किया गया। जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही गई, ये वर्टिकल ड्रिलिंग पहले क्यों नहीं हो पाई? पहले क्यों नहीं ये अंदाजा लगाया गया कि वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों को जब निकाला जा सकता है तो पहले
कहाँ ये आइडियाज मर गए थे, कहाँ गायब हो गए थे? ने जो पहला प्लान था वो वर्टिकल ड्रिलिंग का ही था। ये 12 तारीख की बात है जब सुबह ये घटना हुई थी। शाम उनके पास ड्रिलिंग मशीन नहीं थी, किसी तरह से एक ड्रिलिंग मशीन आ भी गई थी, हालांकि उसकी कैपेसिटी बता रहे हैं कम थी, लेकिन वो जो प्लान था वो रोक दिया गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात शुरू हुई, फिर कहां से मशीन मंगवाई गई, दिल्ली से मंगवाई गई, फलां जगह से मंगवाई गई, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हुई है। लेकिन अब जबकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी फेल हो गई है, अब फिर से वर्टिकल ड्रिलिंग की बात सामने आई है, फिर एक बड़ी मशीन मंगवाई गई है। अब बता रहे हैं कि 30 मीटर, कल और आज में 30 मीटर ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग हुई है। शुरुआत में यही हुआ था वर्टिकल किया जाए, लेकिन उसको रोक दिया गया था। जी त्रिलोचन सर, ये बड़ी अजीब बात नहीं लग रही है? हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, कभी कहा जाता है वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, कभी कहा जाता है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होगी, कभी कहते हैं ऊपर से खोदेंगे, इधर से ड्रिलिंग करेंगे, उधर से ड्रिलिंग करेंगे, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये बड़ी शर्म की बात है। हम अच्छा, एक चीज और है प्रज्ञा जी, विदेशी मशीनों पर निर्भर है। जी कुछ बोल रहे थे जी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। एक ह्यूम पाइप करके मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, वो करके होता है जिसके थ्रू अगर ऐसी कभी कोई घटना हो जाए, टनल में कुछ हो जाए, तो उससे मजदूरों को निकाला जा सके। आप ये देखिए कि भारतवर्ष में या कहीं भी किसी छोटे से जगहों पर अगर किसी के छोटे से रेस्टोरेंट में किसी ने स्टार्टअप किया, कुछ किया, वहां पर अगर कोई छोटा सा उपकरण ना हो, कोई सुविधा ना हो, कोई चीज की कमी रह जाए, तो ये लोग चालान काटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सील कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के भीतर ह्यूम पाइप नाम की एक चीज होती है कि अगर कभी कोई आपदा आ जाए, गिर जाए, बंद हो जाए, दरवाजा बंद हो जाए, आगे से पत्थर गिर जाए, तो उसके थ्रू मजदूर निकल जाए। नहीं थी उसमें। ऐसे बहुत सारी खामियां हैं जो अब छप रही हैं अखबारों में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब सांप सूंघ गया है सबको। जी दरअसल तुलसी जी टनल के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, टनल के इलाके के हैं। तो एक ह्यूम पाइप होती है, कोई भी टनल हो उसमें एक ह्यूम पाइप होती है। यहाँ के बारे में बताया गया है कि ह्यूम पाइप थी पहले, लेकिन कुछ समय पहले वो निकाली गई। क्यों निकाली गई ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद जो भी इतनी बड़ी टनल होती है, लंबी टनल होते हैं, उनमें एडिट भी होते हैं, अलग अलग रास्ते भी होते हैं जिनसे जो है वहां का मलबा भी बाहर निकलता है और ऐसी स्थितियों में मजदूर भी बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ इसमें से कुछ भी नहीं था। अच्छा अतुल सती सर, क्या ये पैसे बचाने के चक्कर में ठेकेदारों ने या फिर सरकारों ने या सिर्फ प्रशासन ने पैसे का घालमेल करने के लिए, पैसे बचाने के लिए ये सब चीजें खामियां छोड़ दी, रहने दी, ऐसा लगता है क्या आपको? अब ये तो जब उस कंपनी के बारे में, जो ये कंपनी बना रही है, इसका नाम है नवयुग जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, तो इसका जो इतिहास है वो देखने में आया है कि ये सब जगह जो है ऐसे ही मतलब सबलेट वाले काम लेती है। यानी कोई बड़ी कंपनी का काम सबलेट करती है। तो जब आप सबलेट करते हैं तो आप जो है निसंदेह जो है उसको कम पैसे में प्रोजेक्ट को बनाने की कवायद करते हैं। तो जब कम पैसे में आपको उसको बनाना हो, सबलेट काम आप कर रहे हो, तो निसंदेह आप जो है कहीं ना कहीं इस तरह की कमियां करेंगे जिससे कि आपका पैसा बचे, आप उसमें पैसा कमा सके। तो ये तो पूरे उसमें दिखाई दे रहा है। अब तो लोगों ने नवयुग कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है और उसमें पता चल रहा है कि कुछ दिन पहले ही मतलब अगस्त के महीने में पुणे में इनके यहाँ एक हादसा हुआ जिसमें कई सारे मजदूर मर गए। उससे पहले जहां इन्होंने काम किया वहां इसी तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये पूरा जो एक तो कंपनी का जो पूरा एक इतिहास है, और यहाँ जो काम काज हुआ है, ये जो उत्तरकाशी का मसला है सिलक्यारा वाला, यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी कमियां उसमें है। मतलब जिसको अभी त्रिलोचन भाई जिस बात को कह रहे थे कि यहाँ हम लोग अच्छा, जहाँ रहते आप हैं सर बतौर पर्यावरणविद आप क्या मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? हाँ, तो वही मैं उसी पे आ रहा था कि हमारे इलाके में क्योंकि बहुत सारे सुरंगों के आधारित परियोजनाएं बनी हैं। एक परियोजना काम कर रही है, विष्णुप्रयाग परियोजना जो जयप्रकाश कंपनी ने बनाई है। तो उसी परियोजना की जो सुरंग है 12 किलोमीटर की सुरंग है, और जिसमें जो है 17 तक एडिट है। यानी कि 17 उसने एडिट बनाए हैं, यानी कि जहां से सुरक्षा गलियारा, जहां से मलबा बाहर निकलता है, जहां से गैसेस बाहर निकलती हैं,
तो वो उसके लिए जो है वो एडिट्स बनाए जाते हैं। 3 किलोमीटर से लंबी हर सुरंग में ऐसा सुरक्षा गलियारा, ऐसा जो है पैसेज होना चाहिए, जहां से जो है इमरजेंसी के समय में लोग निकल सकें, या जहां से गैस पास हो सके, जहां से मलबा बाहर निकाला जा सके, ये होना चाहिए था, ये हुआ नहीं। और यहाँ तो एक चीज और सुनने में आ रही है कि जिस दिन ये घटना हुई है उससे 15-16 दिन पहले वहां लूज गिरने लगा था, और जब लूज गिरने लगा तो वहां मजदूरों ने बताया साइट इंचार्ज को कि ये देखिए लूज गिर रहा है। उन्होंने लूज उसको गिरना क्या थामने के होता लिए, है सर, दर्शकों को बताइएगा। लूज गिरना का मतलब हो गया जो ऊपर का मलबा है, यानी कि जो ढीला हो गया है ऊपर, वो नीचे गिरने वाला है। यानी कि जब आप खोद रहे हैं तो उसके साथ साथ आप पैकिंग करते हुए चलते हैं, लेकिन वहां जहां पैक नहीं हुआ होता है वहां अगर गिर रहा है तो इन्होंने उसको थामने के लिए, उसको अटकाने के लिए गार्डर लगा दिया। जो गार्डर अभी आप देख रहे होंगे कि जो मशीन थी जो फंस गई वहां जाकर के, तो वो मशीन उसी जी हाँ, ऑर्गर मशीन फंस गई। जी, वो जो है गार्डर में फंस गई। और जो वहां जुगाड़ किए गए थे, सरिये लगे हुए हैं जो लगे हुए हैं, उन पर वो फंस गई और वो मशीन बाहर निकालनी पड़ी है। तो बहुत सारी जो है उसमें कमियां हैं। बड़ी कमी तो ये है कि जो पूरा 4 धाम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को 53 जो है छोटे छोटे आपने हिस्सों में बांटा। इसलिए बांटा ताकि आपको जो है पर्यावरण जो प्रभाव आकलन है, यानी EIA है, वो जमा ना करनी पड़े कि पर्यावरण पर इस परियोजना के क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये रिपोर्ट आपको जमा नहीं करनी पड़े। बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं उनका पालन ना करना पड़े। इस तरह से आप परियोजना बना रहे हैं। वो पूरा इलाका, वो पूरा टेरेन जो है, अभी तो त्रिलोचन भाई होके आए हैं, हम भी वहां पहले गए हैं, तो पूरा इलाका भूस्खलन का जोन है। पूरे इलाका मतलब पूरा उत्तरकाशी जो है, आप तो अगर उसके इतिहास में जाए उत्तरकाशी के, तो 91 के भूकंप से लेकर के और आज तक लगातार वहां जो है, चाहे वर्णावत की त्रासदी हो या बाकी चीजें हो, लगातार वो खबरों में रहा है अपनी जो है इन्हीं आपदाओं के चलते। तो उस इलाके में जब कोई काम आप कर रहे हैं तो आपको सारे सुरक्षा के मानकों का पालन करना चाहिए था, उसका अध्ययन करना चाहिए था। लेकिन लग रहा है कि कोई ऐसा जियोलॉजिकल, कोई जियोफिजिकल सर्वे वहां नहीं हुआ, जिसमें जो है, जिसकी वजह से ये घटना आपके सामने आ गई। और उसके बाद तो दिखाई दे रहा है, कल परसों में एक पैनल में था, उसमें जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो है पुराने डायरेक्टर उसमें मौजूद थे। तो उनका ये कहना था कि हर परियोजना में जब आप काम कर रहे होते हैं तो टोटल परियोजना की जो कॉस्ट है उसका 10% आप जो है इस बात के लिए रखते हैं कि अगर कोई आपदा वहां आ गई, कोई ऐसी चीज हुई, उसके लिए 10% पैसा रखा जाता है। तो 1400 करोड़ की अगर ये परियोजना है तो 140 करोड़ रुपया इनको ऐसे चीजों के लिए रखना था। लेकिन आपदा के बाद हम देख रहे हैं कि इनको कील कांटा लेने भी दिल्ली जाना पड़ रहा है, वहां कोई मशीन वहां मौजूद नहीं थी साइट पर। इसका मतलब वो ना इन्होंने वो पैसा रखा है उसमें, वो 10%, और ना उस पर कोई खर्च हुआ है। तो ये जो पूरी आपराधिक लापरवाही है, जो पूरा क्रिमिनल नेग्लिजियंस है, ये इस कंपनी पर आयद होना चाहिए। और इसी वजह से दुर्घटना हुई है। और जैसा कि त्रिलोचन भाई कह चुके हैं कि पहले 2-3 दिन में ही अगर ये ठीक से काम करते तो आज तक उन लोगों को बाहर निकाला जा चुका होता। और अब स्थिति ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया से जो विशेषज्ञ आए हैं, तो अर्नोल्ड का कल का हम बयान देख रहे हैं और आज अखबारों में छपा है, उसमें वो कह रहे हैं कि 25 दिसंबर तक उनके निकलने की कोई संभावना नहीं है। तो आप लगाइए कि इतना दिन हो गया और वो 25 दिसंबर तक की डेट दे रहे हैं, तो आप जानिए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है, कितनी गंभीर स्थिति है। जी, बुरे हालात है। रतनमणि डोभाल सर, आप तो उत्तरकाशी से हैं, आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी जैसे अतुल सती सर ने जो पूरी लापरवाहियां गिनाई हैं, इन लापरवाहियों के पीछे क्या कारण है? इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां, आज 41 मजदूर अपनी जान को हथेली पे रखकर वहां पर फंसे हुए हैं। कहाँ है आपका आपदा प्रबंधन मंत्रालय? एक बात और है कि कहाँ है मेक इन इंडिया, बताया गया मैं ये इंडिया, वो इंडिया, फलाना इंडिया, इतना बना लिया, विश्वगुरु हो गए, ये हो गए, वो गए, सब कहाँ है सर? कहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और भट्ट जी ने कुछ चीजें बहुत स्पष्टता से वो रखी हैं। मैं उनके साथ अपने को सम्मत करते हुए, ये जो मेरा अनुभव है वो मैं देख रहा हूँ कि ये जो दोनों ही सरकार हैं, चाहे वो केंद्र की हैं चाहे राज्य की हैं, इनके जो इंसान जो मजदूर है उसकी कोई कीमत नहीं है, ये उनको कोई सुरक्षा है। जब निर्धारित मानक है, जहां भी टनल वगैरह बनती हैं पहले और बनी है, तो साथ में जो आपने ये बताया था जो सेफ्टी लाइन है वो साथ साथ जाती है टनल के साथ में, और वो उसमें भी गई।
और उसके बाद उसको हटा दिया गया और लोगों के 41 जो जीवन है आज संकट में है, वो तड़प रहे हैं। अच्छा और सर, ये इतनी देरी का क्या कारण दिखता है आपको कि पहले तो खुद ही करते रहे, फिर बताते रहे आज निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मशीन भी विदेश से खोदने की मशीन, अगर खड्डा खोदने की मशीन भारत में नहीं है तो फिर लानत है 2014 के बाद से मिली वाली आजादी पर और मेक इन इंडिया पर, फिर तो लानत है सर। और जो वो मशीन है वो भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं कि हम प्रधानमंत्री हमारे तेजस से उड़ गए हैं, चंद्रयान में हम चले गए हैं और एक गड्ढा खोदने के लिए हमारे पास मशीन नहीं है। अब वो जीवन बचे हुए हैं, उसकी परवाह भी नहीं किसी को कि बहुत ज्यादा कोई चिंतित हो, ऐसा भी नहीं है। पर चिंतित इस बात के लिए है कि वो टनल को नुकसान ना हो जाए। चुनाव होंगे तो आपके यहाँ आ जाएंगे, तभी आपके यहाँ वालों की परवाह होगी, उत्तराखंडियों की परवाह तभी होगी। मैं थोड़ा ये चाहता हूँ, मेरी अगर आप समय दें कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड, ये दावा किया गया था कि उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसमें आपदा मंत्रालय है उत्तराखंड में, और उस आपदा मंत्रालय का मुख्यमंत्री ही मंत्री भी है, उन्हीं के पास वो आपदा मंत्रालय है। अब ये पूरा हम बार बार लिखते भी रहे हैं, डिबेटों में ये चर्चा होती रही है कि ये जो टनल वाला जो विकास है ये उत्तराखंड पर की जनता पर, लोगों पर थोपा गया है। कोई उसका साइंटिफिक वो नहीं किया गया, ना वो पर्यावरण की आप मानते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया और उसमें कहा कि हम सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए हमें चौड़ीकरण चाहिए। ये तो ये जो ऑल वेदर रोड है जिसको आप 4 धाम कह रहे हैं, ये तो उत्तराखंड के ही खिलाफ है, उसके हित में भी नहीं है ये। और ये जो टनल अभी 18, ये एक टनल में ये हो गया 18 टनल और 66 टनल बननी है। और मैं आपको बता दूं, सती जी ने कहा कि जो तपोवन में जो वो टनल में 200 लोगों की हमारी शहादत हो चुकी है, तो लगभग तपोवन में, उसी का परिणाम है जोशीमठ अभी तक हम झेल रहे हैं। और इसी में अगस्त के महीने में जो शिवपुरी में हमारी रेल की टनल बन रही है उसमें पानी भर गया था, 100 मजदूर मरते मरते उसमें बचे हैं, निकाले गए। उसके बावजूद जो चिंतित राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को होना चाहिए, उनके कोई उसमें नहीं है कि उसकी स्टडी कर लिया जाए। आज भी हमको पता नहीं है, हम वो पत्रकार हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, हमें ये पता नहीं कि डीपीआर में उसका जियोलॉजिकल स्टडी हुई कि नहीं हुई। अगर वो हुई है तो वो स्टडी करने वाले भी अपराधी हैं उसके, फिर वहां भूक्षरण कैसे हो रहा है? डेडलाइन पे डेडलाइन देते जा रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही है बिल्कुल। मतलब बिल्कुल भी नहीं। और जब आपके पास हैदराबाद में मशीन थी तो आप अमेरिका क्यों गए मशीन लेने के लिए? उनका क्या होगा? आप सेना को भेजे, डीआरपी भेज रहे हैं। मैं सिर्फ ये एक बात इसमें ये कहना चाहता हूं कि जिस से इनको दुश्मनी है केंद्र राज्य सरकारों की, अब ऐसी राजनीति हो गई, सारे पब्लिक सेक्टर के दुश्मन हो रहे हैं। और वो पब्लिक सेक्टर बीएसएनएल ने जोड़ा है उसको, आज वहां जो लाइन जोड़ी है, ये तमाम जो जितने हैं, जियो हैं, दूसरे जो सेक्टर, कोई वहां लाइन नहीं दे पाया, बीएसएनएल ने वहां लोगों से संपर्क किया है। और जिस बीएसएनएल से इनकी दुश्मनी है सरकारों के, मैं स्वदेशी भंडारों में और भाषणों में वो नहीं, इसलिए ये कह रहा हूँ, सती जी ने और भट्ट जी ने ये चीज को रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से ये आपराधिक कृत्य इन्होंने किया है और इसके लिए ये कंपनी तो जिम्मेदार है, एनएचएआई जिम्मेदार नहीं है। वो क्या कर रहा था वहां पर? ये सब आपराधिक मामला इन सबके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। उनका क्या सुपरविजन? जब वहां भूक्षरण हो रहा था, मलबा गिरने की बात हो रही थी, फिर कौन वहां काम कराता रहा? एनएचआई ने क्यों नहीं उसको देखा? कंपनी का तो चलो उसने सोचा कि हमारा नुकसान होगा, लेकिन एनएचआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एनएचआई की जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और ये थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि नितिन गडकरी आए, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया, भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा पहाड़ नहीं है। और बार बार रिपोर्ट है, जो पर्यावरणविद हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हिमालय का या यंग पहाड़ है, ये अभी बना नहीं है, ठोस नहीं है, इस पर इस ढंग से दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये तो बार बार कहा जा रहा है।
और ये तब भी कहा गया था, और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकारों ने झूठ बोला, क्योंकि वो जीत थे कि उन्होंने वह ठेके देने और पूरा उत्तराखंड को तहस नहस करना है। अच्छा, एक अभी भी सवाल है सर मेरा ये कहना है कि इसको संजीता से अभी भी जितनी टनल बननी है इनका फिर से स्टडी होनी चाहिए, जियोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए, और जो सरकारी बाबुओं से नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र जो लोग हैं, जो जानते हैं, विषय विज्ञ हैं, हम नहीं है, वो हम विषय भी नहीं है। जो उसको उत्तराखंड में बहुत लोग जानते हैं, उनके साथ सरकारी भी रहे, लेकिन वो निष्पक्ष लोग भी रहे हैं जो सरकार के दबाव में रिपोर्ट ना दें, सही रिपोर्ट दें, और तब फिर से इन पर विचार हो। टनल एक सवाल है सर, एक सवाल है प्लीज, एक सवाल है कि बतौर उत्तराखंड के नागरिक, बतौर उत्तराखंड के निवासी, आपको अगर राज्य में, चाणक्य ने कहा था कि अगर देश में, राज्य में पत्ता भी खड़कता है तो उसका जिम्मेदार राजा होता है। आपका अपना राजा जिम्मेदार है, देश का राजा जिम्मेदार है, लेकिन बतौर नागरिक आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी दो दो राजाओं ने क्यों नहीं ली? डबल इंजन की सरकार ने क्यों नहीं ली? डबल इंजन का इतना ढोल पीटा जाता है, क्यों इतना ढीला रवैया दिखाया जा रहा है? एक बतौर नागरिक आप बताइएगा कि क्यों ऐसा है। देखिए, मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि ये दोनों राजाओं को कोई और ही चलाने वाले हैं, इनके राजा कोई और हैं। ये खुद राजा होते तो फिर ये बात करते, उनको चिंता होती, उनको उन राजाओं की चिंता है जिन्होंने उनको राजा बना रखा है। ये इसलिए ये आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। आप तेजस में वहां तो जा रहे हैं, आप वहां नहीं जा पाए, आप कहीं और चुनाव सभाओं में तो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और मध्य प्रदेश में सुबाहों में जाते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों से मिलने के लिए नहीं जा पाए। किसी को परवाह नहीं है उसकी, वो बहुत बुरी स्थिति। भरत जी, शुभम गिरी जी से सवाल मेरा है। रतन मणि डोभाल सर को मैं रोकना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने उनको रोका नहीं, लेकिन आप, मेरा सवाल बहन शुभम गिरी जी से है। आप धर्मगुरु हैं, प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति बालाजी में है, तेलंगाना में चुनाव है, तिरुपति बालाजी में है, और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं अपने समर्थकों के लिए, वोटर्स के लिए, वोट देने वालों के लिए, लेकिन उनको 41 मजदूर नहीं याद आ रहे उत्तरकाशी के। आप क्या कहेंगे इस बात को सुनकर? आपके दिल में क्या हुआ ये बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आपको ये बात बता दूं, क्योंकि भट्ट जी भी बैठे हैं, सत्ती जी भी बैठे, डोभाल जी भी बैठे हैं, पहले तो केदारनाथ गर्भगृह का जो फोटो था वो आज तक, मतलब कोई भी जाता था, चाहे इंदिरा गांधी जी गई हो, चाहे कोई से भी प्रधानमंत्री गई हो, चाहे उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का अंग था, वहां का फोटो आज तक वायरल नहीं हुआ। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का फोटो वायरल हुआ है अंदर का। पहले तो उन्होंने ये परंपरा तोड़ी, फिर दूसरी परंपरा उन्होंने कुल्लू दशहरे में तोड़ी। जो कुल्लू दशहरे में जो पिछली बार 2022 में वो आए थे, तो कुल्लू दशहरे में उन्होंने रथ यात्रा एकदम से ही शुरू कर दी। हमने बात की उत्तरकाशी में, अनेक पत्रकार साथियों से बात की, हमने कहा कि उस टनल के बारे में देखिए, क्योंकि 4 धाम परियोजना के माध्यम से टनल बनाई गई है। मैडम, ये टनल यहाँ की बात नहीं है, हिमाचल में भी हनोगी माता के बाईपास के पास टनल बनी है, अटल टनल बनी है। अटल टनल में भी बरसात में पानी था, क्योंकि मैं जब देख रहा था, जब मैं राई पास से जा रहा था, अतुल भाई जी जानते हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत कच्ची है। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ मोदी जी कहते हैं कि उत्तराखंड उनकी भूमि है, कर्म भूमि है। उत्तराखंड में उन्होंने तप किया है, केदारनाथ में आके उन्होंने तप किया है। लेकिन मोदी जी से मैं ये सवाल करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ज्यादा चिंता है, हमारे पास इतना बढ़िया बीआरओ है, अगर बीआरओ को रोड की जिम्मेवारी दी जाए तो देखिए, मैं खुद बद्रीनाथ से, अतुल भाई जी जानते हैं कि बद्रीनाथ से माना बाईपास, लेह लद्दाख का रोड, ऐसे रोड बन रखे हैं कि एनएच भी फेल है उसके आगे। तो बीआरओ को अगर ये जिम्मेवारी दी जाती, क्योंकि मैं देख रहा था जब वो पाइप हटा रहे थे, जब मैं वहीं था 4 धाम में, जब वो पाइप हटा रहे थे तो मेरे सामने ही वो पाइप हटा रहे थे, क्योंकि सिलक्यारा से बड़कोट वो टनल जाती है। मुख्यमंत्री जी कहते कि प्रधानमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता प्रधानमंत्री जी कोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं इस चीज में, मैं सत्ता का पक्ष का व्यक्ति नहीं, मैं धर्म सत्ता का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो मजदूर साथी है हमारे, क्योंकि मजदूर साथियों को बचाने की बात है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं, आज रैली में ही उन्होंने अपने मुंह से कहा कि ये तीसरा दिन है मेरा तेलंगाना में प्रवास का,
उत्तराखंड तो छोड़ दीजिए, देश कौन चला रहा है यही नहीं मालूम है, देश का प्रधानमंत्री इस समय कौन है, गद्दी पर कौन बैठा है यही नहीं मालूम है। तो उत्तराखंड के मजदूरों की चिंता कितनी है वो तो समझ में आती है, वो तो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन शुभम गिरी महाराज जी, मेरा आपसे, आप तो लोगों की सेवा भी करते हैं उत्तराखंड में, समाज सेवक भी हैं, धर्मगुरु भी हैं आप। मैंने देखा कि आप वहां टनल के पास भी पहुंचे, वहां रुके, वहां के बारे में देखा। तो आप क्या देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जब डबल इंजन सरकार है, सब कुछ है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उत्तराखंड पे है, इतनी बड़ी शक्तियां ताकतें उत्तराखंड पर लगी हुई है, तो फिर क्यों 40 मजदूर 41 मजदूर निकाल नहीं पा रहे हैं जी? सवाल तो यही है, पूरा देश यही पूछ रहा है। ऐसी कौन सी चीज हो गई है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जनपद है, वहां की स्थिति अतुल भाई जी ने आपके सामने रख दी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उत्तरकाशी वो जनपद है जो नाग देवता का मंदिर था, वो नाग देवता का मंदिर पहले हटाया गया। नाग देवता के मंदिर के बाद, उस मंदिर को हटाने के बाद फिर टनल का कार्य शुरू किया गया। क्योंकि कहा जा रहा है कि नाग देव जो एक्सपर्ट आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भी नाग देवता को प्रमाणित करके और उनके मंदिर की स्थापना कर तब जाके मजदूरों को निकालने की बात कर रहे। क्योंकि प्राकृतिक के साथ जो छेड़छाड़ करेगा तो वास्तव में ही नुकसान होगा। आपने हिमाचल का देखा उदाहरण, हिमाचल में कितना बड़ा नुकसान हुआ। 2013 में आपने धारी देवी मंदिर को हटाया और केदारनाथ त्रासदी जो हमने देखी, ऐसी गंगा जी की लहरें हमने अपने जीवन में नहीं देखी। डोभाल जी हरिद्वार से है, हरिद्वार में भी एक टनल है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन आज तक उस टनल में पानी की नाम की बूंद नहीं आती है। रेलवे टनल है जो हरिद्वार से भीमगोड़ा तक हमारे क्षेत्र तक आती है और देहरादून को रेल जाती है। भट्ट जी भी बैठे हैं, भट्ट जी को भी पता है, अतुल भाई को भी पता है। लेकिन आप ये देखिए कि टनल जो बनाई जा रही है, इसमें हर जगह पूरे भारत में, चाहे वो हिमाचल की बात हो चाहे उत्तराखंड की बात हो, नहीं, ये अभी तो भी शुभम गिरी महाराज जी हम समझ गए, ये तो हम समझ गए कि वहां पर मंदिर है, मंदिर की वजह से आप जो ये बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैटर दिखाई देता है, वो मैटर ओवरऑल मंदिर का नहीं दिखाई देता है, भगवान के कुपित होने का नहीं दिखाई देता है। ये जो मैटर दिखाई देता है, ये मैटर तो सरकार के स्तर का मैटर दिखाई देता है। क्यों त्रिलोचन जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, दरअसल क्या है कि ये मंदिर नहीं, और देखिए ये ओवरऑल, देखिए सर, हमने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि तमाम सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि ये है क्या जी। 14-15 दिन से खोदो, इधर खोदो उधर खोदो, नहीं निकल पाए। मान जी, आपके यहाँ का माइक जो है, आपके यहाँ पीछे शोर ज्यादा है, इसलिए हम इसको म्यूट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शोर है, अनम्यूट मत करिएगा प्लीज। आप बोलेंगे तब हम अनम्यूट कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे दूसरे हिस्सों की जनता जानना चाहती है कि आप लोग तो वही हैं, ये ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है जो एक टनल नहीं खोद पा रहे हैं, अपने लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं, खोदते हैं रह जाते हैं, आज निकलेंगे कल निकलेंगे परसों निकलेंगे परसों निकलेंगे। और ये उस स्थिति में है जिस स्थिति में हम विश्वगुरु बन चुके हैं, हमारा डंका बज रहा है। दुनिया के तमाम सारे देश हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए तरस रहे हैं और वो ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, मिल नहीं पा रहा। और हमारा देश जो है वो गड्ढा खोदने की मशीन ढूंढ रहा है। तो आप ये उत्तराखंड में रह रहे हैं, उस टनल के पास में रह रहे हैं, आप अपनी नजर से क्या देखते हैं, चाहे राजनीतिक नजर से, चाहे नागरिक की नजर से, पत्रकार की नजर से, किसी भी नजर से, आप कैसे क्या देख रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा जी ये? जी मैं बोलूं? जी 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 जी। दरअसल ये केवल लापरवाही है, पैसा बचाने का मामला है ये, और कुछ भी नहीं है। ये जब जिस दिन घटना हुई थी तो उत्तराखंड के भू वैज्ञानिक हैं नवीन जुयाल जी, डॉक्टर नवीन जुयाल, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है अपनी तरफ से। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन परियोजनाओं का जो जियोलॉजिकल और जियोटेक्निक जो सर्वे होना चाहिए वो हुआ ही नहीं है, बाईपास किया गया है। मैंने जो पर्यावरणविद हमारे यहाँ के हैं प्रोफेसर रवि चोपड़ा जी, इस घटना के बाद उनसे भी बात की, उनका भी यही कहना था कि इस जो सर्वे होना चाहिए, उनका कहना है कि दरअसल इस तरह की योजनाएं जो बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए कई तरह की जांचें होती हैं, लेकिन इन जांचों में जो है समय लगता है, पैसा लगता है। लेकिन आज सरकार जो है तुरंत करना चाहती है, तुरंत रिजल्ट दिखे, तुरंत चुनाव आने वाला है, उसका लाभ लिया जाए, उस पैसे को भी बचाती है, समय बचाती है, और इस तरह से ये
बिना जरूरी जांचों के इस तरह की योजनाएं बनती हैं। तो ये देवता वाली जो बात है, ये तो जो है अपनी गलतियां जो है देवता को के सिर मरने वाली बात है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, देवताओं की भूमि है, लोक देवताओं का बड़ा प्रभावी होता है, लेकिन लोक देवता ने यदि ये किया है तो ये मजदूर क्यों फंसे? जो जिन्होंने गलतियां की हैं वो फंसते ना, फिर तो सवाल ये है यहाँ। जी जी, सवाल बिल्कुल अतुल वाजिब है भाई। कंपनी के ठेकेदार के ऊपर पत्थर गिरता ना, ऊपर से बिल्डोजर से ढनंग के गिरता, वो दब जाता ना। मजदूर काहे दब गए भाई? वो तो रोज कमाने खाने वाला आदमी है। सवाल आपका बिल्कुल वाकिफ है भाई। जो पैसा खा रहे हैं इसमें, क्या ठेकेदारी पट्टेदारी में पैसा चलता नहीं है? इस देश में तो 1% का खुला रिकॉर्ड है कि खुला चलता है। और यहाँ तो बहुत डबल इंजन की ईमानदारी सरकार है भरत जी, डबल इंजन की सरकार है। हाँ, और फंसे बेचारे मजदूर, जिन तक खड्डा खोदने की मशीन तक नहीं पहुंच पा रही है। गजब मजाक चल रहा है अतुल सर। 16 दिन हो गए अतुल सर, 16 जी दिन, लेकिन बिल्कुल किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि वहां पर किस तरह की सरकारी मदद हम देख पा रहे हैं, किस तरह का हम देख पा रहे हैं कि लोगों में दबाव है जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकालने का। कितने अधिकारी, नहीं कितने प्रज्ञा जी, सचिव, देखिए दबाव आपके तो कोई नहीं आपदा है। प्रबंधन मंत्रालय दबाव, का कौन मंत्री, देखिए कौन ना ना सचिव ना ना वहां ना पहुंचा ना है? प्रज्ञा मैं जी, जानना आपके चाहती हूँ। आपके मैं सवाल इसका से जो है, जी जी, मैं प्रज्ञा जी, इसको दबाव मैं किसी का नहीं है। पॉइंट ये कर ले। तो हम लोग यहाँ बैठकर महसूस कर पा रहे हैं कि दबाव कोई नहीं है। उन असल बेचारे में गरीब जो मजदूरों को निकालने का दबाव कैसे होगा भाई? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात जब एक वहां पर बैठे अतुल सती जी जब ये बात कहेंगे ना, तो ये बात और प्रमाणित हो जाएगी भरत जी। हम आप यहाँ पर बैठकर सवाल पूछ सकते हैं। अतुल सती सर तो नहीं वहां से देख रहे हैं सारे हालात, उनको पता है कि क्या कुछ हो रहा है, कितनी लापरवाही है, कितनी हीला हवाई नहीं, की जा दबाव रही होता है। प्रज्ञा जी तो निकाल न लिया जाता। अगर दबाव होता तो निकाल लिया जाता। अगर अंदर किसी उद्योगपति का लौंडा फंसा होता, किसी उद्योगपति की बीवी फंसी होती, कोई उद्योगपति फंसा होता, तो निकाल न लिया जाता। अब तक तो धरती छेद कर देते। पहाड़ में तो फिर छेद की तो अलग बात है। तो इसको कहेगा आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय अतुल सर। हाँ, तो जो ये भरत जी कह रहे हैं इसको थोड़ा तथ्यात्मक कर लेते हैं। बात जी आपकी, भावना आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा और कंक्रीट वे में कहते हैं। हुआ यूं जी कि जो आप दबाव की बात कह रहे हैं, तो शुरू में 1-2 दिन जब ये चल रहा था तो उस समय कोई दबाव नहीं था, लेकिन उसके 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लोगों ने बोलना शुरू किया, फेसबुक पर लिखना शुरू किया। त्रिलोचन भाई हैं और लोग हैं, हमारे साथी इंद्रेश हैं और बाकी लोगों ने जब दबाव बनाना शुरू किया, उसके बाद सरकार जो है थोड़ा सा हरकत में आई है। मुख्यमंत्री जी भी इस स्थान पर पहुंचे और उसके थोड़ा सा। बाद जो है थोड़ा सा कुछ कार्रवाई हुई। लेकिन फिर उन्होंने जो कार्रवाई की है वो जो सब जगह करते हैं, क्या करते हैं, उसमें मीडिया मैनेजमेंट करते हैं कि मीडिया को कुछ ना कुछ तस्वीर दिखानी है कि ये हो रहा है। अब देखिए फला जगह से ऑगर मशीन आ गई है, वहां से चल पड़ी है, हवाई जहाज आ गया है, हवाई जहाज से मशीन जा रही है, देखिए अंदर ये बुला लिए गए हैं फलाना का। तो जैसा हमने 2021 में देखा कि जब ये जिसका जिक्र अभी कर रहे थे तपोवन वाली घटना का, तो उसमें यही हो रहा था। उसमें क्या हुआ, जैसे ही वो घटना हुई और सुरंग में लोग फंस गए, तो पहले दिन कहा गया कि पूरा ऑपरेशन आर्मी के हवाले कर दिया गया है, सेना को बुला लिया गया और सेना को वहां भेज दिया गया। सेना ने क्या किया कि सब लोगों को किनारे हो जाइए, अब आप हट जाइए। 1 दिन 2 दिन सेना काम करती रही, कुछ नहीं हुआ। दूसरे तीसरे दिन कहा गया कि अब आईटीबीपी को बुला लिया गया है और आईटीबीपी आ गए और सारे मीडिया के कैमरे जो हैं टनल पर लगे हुए हैं, सुरंग के मुहाने पर, कि अभी कुछ रिजल्ट आता है। 1 दिन के बाद आईटीबीपी ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर हुआ कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ को दे दिया गया है और जब ये सब लोग फेल हो गए, तब जो है एनटीपीसी जो उस टनल को बना रही है उसको बुलाया गया। तब पता चला कि 3 दिन से ये केवल हवाई फायर हो रहा था, इन लोगों के पास टनल का नक्शा भी नहीं था। तब जब चौथे दिन एनटीपीसी आई, उसने नक्शा बताया। उसने बताया कि उस टनल के अंदर एक टनल नहीं है, बहुत सारी टनल है, बहुत सारी सुरंगें हैं, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे हिस्से हैं। तब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि पिछले 3-4 दिन से केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। सेम किस्सा बिल्कुल ऐसा ही जो है हम वहां देख रहे हैं कि बाहर आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बाहर जो है बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, लेकिन अंदर के स्तर पर आप देखिए कि 4 दिन, जिस दिन त्रिलोचन भाई वहां गए थे उससे 3 दिन पहले कोई काम नहीं हो रहा था, काम बिल्कुल बंद था। लेकिन बाहर मीडिया में ये चल रहा था कि नहीं नहीं वहां चल रहा है। कल भी मैंने लिखा है कि केवल प्रक्रियात्मक जो है वो सब दिखाया जा रहा है, अब ये मशीन आ गई है, अब ये ऐसा छेद करेगी, अब ये करेगी, अब ये यहाँ होल बनाया जाएगा, अब ये होगा। लेकिन
वास्तविक तौर पर देखें तो चिंता बिल्कुल नहीं है। जो भरत भाई यहाँ कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को उठाया है कि किसी मंत्री का बेटा किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार को वहां अंदर होता तो पहले दिन इन्होंने जो है उस टनल को विस्फोट से उड़ा दिया होता और अब तक वो लोग बाहर आ गए होते। लेकिन क्योंकि वहां आम गरीब मजदूर फंसा है, ऐसा मजदूर फंसा है कि जिसका बेटा बाप बाहर आकर के कह रहा है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में वो खबर छपी है कि वो कह रहे हैं कि एक मजदूर का पिता आया है, वो कह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उत्तरकाशी तक आ सकूं, तो उसने जो है अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखे हैं और उसके बाद वो पैसा जुटाया किराए का और तब जाकर के उत्तरकाशी वहां पहुंचा है सिलक्यारा में अपने बेटे से बात करने के लिए। और अब वो कह रहा है कि मैं अब अपने बेटे को यहाँ रखने वाला नहीं हूं, मैं उसको घर ले जाऊंगा और वहां किसी तरह से हम कृषि करके खेती करके अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन ऐसी स्थितियों में बच्चों को नहीं भेजेंगे। और वो जितने बच्चे हैं सब ऐसे ही परिवारों से आए हैं जिनके घर में जो है आर्थिक हालात बहुत खराब है, वो मजबूरी में वहां गए हैं, तो ऐसे लोग वहां फंसे हैं, इसलिए उनकी चिंता किसी को नहीं है। वहां झारखंड के लोग हैं, वहां बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, अन्य प्रदेशों के लोग हैं, इसलिए जो है उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। हम यहाँ भी देखते थे जयप्रकाश कंपनी में जब टनल के अंदर कोई मजदूर बिहार का झारखंड का मरता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी, उसको उठा करके सीधा नदी में डाल देते थे वो मलबे के साथ। और यहाँ भी देखा हमने जब ये ऋषिगंगा वाली तपोवन वाली त्रासदी हुई, उसमें जो बाहर का मजदूर मरा है, जो नेपाली मजदूर मरा है, उसको किसी ने नहीं पूछा, उसकी कोई जांच पूछ नहीं हुई है। तो जो है क्योंकि ये आम गरीब मजदूर हैं, सरकारों का इनके ऊपर कोई वो नहीं है। लास्ट अंतिम बात ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कि जो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी वहां हैं और यहाँ जो है पुष्कर धामी जी हैं, ये इनकी जो है लापरवाही बिल्कुल साफ तौर पर इसमें दिखाई देती है। इनकी हील हवाली, इनका काम था मॉनिटरिंग करना, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का काम था इसको देखना कि यहाँ नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ जो है प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनका काम था। लेकिन इन्होंने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। और इसके आगे मैं जाकर के कहना चाहता हूं, आज तो ये 41 लोग फंसे हैं वहां, और अगर खुदा ना खास्ता ये टनल बन गई होती तो 4 किलोमीटर की टनल में यात्रा के समय में कम से कम 100 बसें 100 गाड़ियां वहां होती, हजारों यात्री वहां फंसते। और जिस तरह से सुरंगों का पूरा जो है जाल बिछ रहा है, कल के दिन आप बिल्कुल निश्चित जानिए कि हजारों लोगों की जिंदगी जो है दांव पर लगेगी इन सुरंगों के अंदर। इसलिए जो बात अभी हरिद्वार से हमारे साथी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर जो है इस पूरे पहाड़ में विकास का जो ढांचा खड़ा हो रहा है, इसको बदला जाना चाहिए। जो सुरंगों का जाल बिछ रहा है, इसे बंद किया जाना चाहिए। ये पहाड़ जो है इनके लिए मुफीद नहीं है, इसके लिए विकास का ये ढांचा ठीक नहीं है। और हम पूरे हिमालय में इसको देख रहे हैं, चाहे वो सिक्किम में हो, अभी आपदा आई थी, है ना, पूरा वो बांध टूट करके आ गया। हिमाचल में हमने देखा अभी जुलाई अगस्त के महीने में, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। तो ये पूरा जो हिमालय है, ये नए बनते हुए पहाड़ हैं, ये जो है सबसे नए माउंटेन्स हैं, लगातार अभी भी इनमें जो है निर्माण चल रहा है, बन रहे हैं। इसलिए इनमें जो है इस तरह की छेड़छाड़, इस तरह के निर्माण ठीक नहीं है, इसको रोका ना गया तो हिमालय में जो है बहुत, अभी कल की खबर है, आज आया है, छपा है, वाडिया में एक सेमिनार चल रहा है जहां वैज्ञानिकों ने कहा है कि पिछले 100 साल में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, 8 रिक्टर स्केल का भूकंप नहीं आया है, जिसके आने की संभावना है। और जिस दिन ये आएगा तो ये जो है हिमालय के लिए बड़े विनाश का कारण बनेगा। इससे हमें सावधान होना चाहिए और चेत जाना चाहिए। रतनमणि सर, अगर इस टनल के भीतर मध्य प्रदेश का मजदूर फंसा होता तो सुनवाई होती, राजस्थान का फंसा होता तो सुनवाई होती, तेलंगाना का फंसा होता तो सुनवाई होती, छत्तीसगढ़ का फंसा होता तो सुनवाई होती। इनमें 4 में से एको का मिजोरम का भी फंस जाता, तो चलो मिजोरम तो प्रधानमंत्री को जगह नहीं दी गई बोलने के लिए वहां। इन 4 राज्यों में से किसी एक का मजदूर फंसा होता तो सुनवाई होती। लेकिन इन लोगों का लक इतना खराब है कि ये 41 के 41 मरीज इन 4 राज्यों में से है नहीं, ना इनमें वोट देने वाले हैं। तो फिर फंसे हैं तो फिर जब अपने मन से निकलेंगे तभी निकल पाएंगे। देखिए भरत जी, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ये मजदूर किसी भाजपा शासित राज्य के होते तो कुछ हो जाता। मैं मजदूर ही है, राज्य की बात कर रहे हैं। हाँ, अब चुनावी राज्य का होता तो वो और वहाँ कुछ नया कुछ ड्रामा कर लेते ये लोग, वो तो जानते हैं। क्योंकि सर ये छोटी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तिरुमला पर्वत पर जाते हैं। तिरुमला पर्वत जहां पर भगवान
का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां दर्शन करके आते हैं। जब दर्शन करके लौट के आते हैं, रैली में खड़े होते हैं। रैली में खड़े होने के बाद वो ये कहते हैं कि आज मैं भगवान बालाजी के दर्शन करने गया था और वहां पर आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद उनसे मांगा है कि आप सब लोग सुखी रहें, आप सब जो है भगवान के तरीके हैं आप लोग भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता तो यहाँ पर दिख जाती है। जो लोग ये ढोल पीटते हैं, प्रज्ञा जी, जो उत्तराखंड के लोग भी भगवान के समान ही थे प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने स्वयं उत्तराखंड की धरती से बात कही थी। लेकिन जी प्रज्ञा जी, जो लोग ये ढोल पीटते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन से डबल विकास होता है, डबल इंजन से चीजें बहुत तीव्र गति से होती हैं, डबल चीजें हो जाती हैं, इसलिए इंजन डबल करना चाहिए हर राज्य में। तो इस तरीके की हालातों को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता है, अगर मान लीजिए उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होती, केंद्र में बीजेपी की होती, या उत्तराखंड में बीजेपी की होती, केंद्र में कांग्रेस की होती, इंजन अलग अलग होते, थोड़ी खींचतान होती, तो इन मजदूरों को निकालने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेशर पौआ, कोई ना कोई दबाव होता। लेकिन आज तो ये पता ही नहीं चलता है कि मोदी जी ने धामी से बात की कि धामी ने मोदी जी से बात की। अखबार में लिख जाता है कि फोन पर एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे जियो का 24 घंटा फोन दोनों के बीच चल रहा है। मोदी जी को रैली फुर्सत नहीं है, बताते हैं पल पल की निगाह पर नजर रखे हुए। ये तो गोदी मीडिया का मैनेजमेंट है। यही जो बात आपने कही, यही प्रमुख बात है इसमें कि ये पहले दिन से सब लोग ये कह रहे हैं, जान रहे हैं कि पहले दिन से जो लापरवाही बरती गई, पहले इसके बाद हाथ पैर मारने शुरू हुए जब वहां बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और ये आरोपित किया कि इनको मजदूरों की चिंता नहीं है, इनको टनल की चिंता है, उसको नुकसान ना हो जाए। ये तो प्रदर्शन किया मजदूरों ने जो टनल से बाहर है, तब जाके थोड़ा सा ये रफ्तार, मुख्यमंत्री भी भाग रहे हैं, दूसरे भी भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी पूछ लिया। वो बात सही है कि प्रधानमंत्री अब तक तो 4 चक्कर लगा देते वहां। ये अगर चुनाव वाली बात होती तो बैठ ही जाते, वो केदारनाथ में ही बैठ जाते, और गंगोत्री में बैठ जाते, यमुनोत्री में बैठ जाते, वो अपनी जगह। लेकिन कुल मिला के ये जो शासक है, फिर वो राजनीतिक बात आ जाती है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता था। इनका जो वर्ग चरित्र है वो कोई मजदूर का हितैषी है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और मजदूर का हितैषी होता है तो भाई ये उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से मजदूर क्यों लेके आते हैं? या उत्तराखंड में तो लोग रोजगार के होटलों में मजदूरी करने के लिए मुंबई और विदेश में जा रहे हैं, जो बर्तन मांज रहे हैं तो उन्हीं को रख लेते। ये नहीं है, ये सिर्फ इनके जो मजदूरों के जो लूट का राज है, जो शोषण करना है उनको, यहाँ पर लोकल अगर रहता है तो वो थोड़ा सा ये करता है। ये सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि जो आपराधिक कृत्य हैं इसमें चाहे वो कंपनी अलग नहीं है, सरकार अलग नहीं है, केंद्र अलग नहीं है, मंत्रालय अलग नहीं है, किसी को आप इससे बरी नहीं कर सकते। सब लोग इस अपराध में शामिल हैं और जो जीवन वहां संकट में है वो उनके अपराधी हैं ये सब लोग। और इनके खिलाफ निश्चित रूप से अभी नहीं, अब हाईकोर्ट को भी एंट्री करनी पड़ी उसमें, कर रहे हैं। जब आपके पास मशीन, अगर हैदराबाद में मशीन थी तो फिर अमेरिका से मशीन लेने क्यों गए आप? और वहां से क्यों लाए? अब वो तो फेल हो गई, अब वहां से लेके आ रहे हैं आप। जब ऊपर से ही करना था आपको तो अब तक तो कब कर लेते। पहले कहा कि बड़कोट की तरफ से हम डीलिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से डीलिंग करेंगे, कहीं से हो जाएगा। लेकिन ये सब हवाई है, कोई योजनाबद्ध ढंग से, कोई साइंटिफिक ढंग से कि वहां पर कोई योजना बना रहा हो कि भाई इस ढंग से ये काम किया जाए ताकि इनको निकाला जाए। जैसे जो आपने कहा तो मैंने वो कर दिया, भरत भाई ने कहा वो तो दूसरा काम शुरू कर दिया, ऊपर से कर देंगे। त्रिलोक जी ने कुछ कहा तो वो बड़कोट से शुरू कर दिया। ये ऐसा चल रहा है कि कुल मिला के उसका योजना क्या होनी चाहिए आपात स्थिति का। और इसके बावजूद कि पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका अपराध कहाँ है डिजास्टर मैनेजमेंट? मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि इनका ये दावा था कि हमने देश में पहला ऐसा राज्य है जिसमें आपदा मंत्रालय बना है। कहा क्या व्यवस्था, क्या आपके पास एक फावड़ा तक नहीं मिला वहां पर मजदूरों के लिए?
इतनी लापरवाही, और ये गंभीर लापरवाही है। मैं ज्यादा उसके लंबा नहीं करना चाह रहा हूं। सिर्फ अगर वहां सेफ्टी लाइन थी, जी जैसा कि वो सती जी भी कह रहे हैं, भट्ट जी भी कह रहे हैं, तो वो लाइन क्यों हटाई गई? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? क्या वो अपराधी नहीं है इस घटना के? कोई नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार उसके लिए ये मुख्यमंत्री को, आपदा प्रबंधन विभाग को। है भरत जी, जहाँ चुनाव होगा वहाँ समाधान होगा। भाजपा सरकार में जिम्मेदार कोई नहीं होता सर, रतनमणि सर, भाजपा सरकार में कोई जिम्मेदार नहीं होता। अच्छा काम हुआ होता तब आप बताते, तो पीठ में गुड़ मीसने के लिए 50 पहुंच जाते। सबसे पहले मोदी जी पहुंचते आगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा यही इससे जुड़ा हुआ जो काम वहाँ चल रहा है, मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है, सरकार से भी जो विषय अभी भी इन योजनाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, और वो निष्पक्ष लोगों के साथ बैठ के, सरकारी भी बैठे लेकिन निष्पक्ष लोग भी रहें, और इन पर पुनर्विचार किया जाए कि ये विकास ठीक है। हमने उत्तराखंड में किसी सरकार ने कब माना कि आप ऑल वेदर रोड बनाइए? किसी नेता ने मांगा? सबने अच्छी सड़क चाहिए, ये तो हम आज भी कह रहे हैं कि अच्छी सड़क चाहिए हमको, लेकिन ये जो ऑल वेदर रोड बना रहे हो, 4 लेन बना रहे हो, ये उत्तराखंड के हित में नहीं है। टनल भले ही ना हो, आप बद्रीनाथ यात्रा 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है आदमी, तो उत्तराखंड का क्या लाभ है उससे? हमारा लाभ तब है जब वह 13 दिन की यात्रा आप 20 दिन के कर देते, तब हमारे लोगों को कुछ वहां पर रोजगार मिलता, कोई छोले खाता, कोई भटूरे खाता, वहां कोई ककड़ी खाता, वहां रुकता। अब वो रुकना ही नहीं जब आपने ऑल वेदर बना दो, और ये ऐसी ऑल वेदर रोड है जिसने एक वेदर में भी नहीं चली है। और इतनी तबाही हो गई, इतना कोई घटनाओं से आप सबक ही नहीं ले रहे हैं। भाई तपोवन ने आपको चेताया, जोशीमठ आपको चेता रहा है, आप ये त्रिपुरी ने आपको चेताया, लेकिन आपको परवाह नहीं। भाजपा की ऑल वेदर रोड ऐसे ही होती है जो एको वेदर ना चले, वेदर तक कई और रोडें बन जाए, उसको कहते हैं ऑल वेदर। लेकिन ये सवाल मेरा आपसे ये है भरत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। त्रिलोचन भट्ट सर, आप ये बताएं कि आपके हिसाब से, आपकी नजरों में सबसे बड़ा कारण क्या है इस तरह की प्रतीकात्मक कार्रवाई का, और वो भी तब जब 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए हैं? सबसे बड़ा कारण क्या? इरादे में कमी है, या फिर नियत ही नहीं है, या फिर संसाधन नहीं है, या फिर हर जगह डब्बा गोल है? 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है जो मैंने पहले भी कही थी कि पहली चिंता, जैसे डोभाल जी भी कह रहे हैं, पहली चिंता थी इस टनल को बचाने की। दूसरी बात जो आती है डिजास्टर मैनेजमेंट पे आती है। बार बार कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन अथॉरिटी है। तो इस अथॉरिटी का हाल क्या है? उसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर से लेके और जिलों में बैठे जो आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कोई भी पक्की नौकरी पे नहीं है। संविदा जिसको बोलते, सारे संविदा पे काम कर रहे हैं। एक संविदा पर भी है तो कितने पहुंचे हैं वहां पर उत्तरकाशी में, ये बताएं। उसके बाद जी, उसके बाद कितने पहुंचे हैं सचिव उनके? जी सचिव तो आज में जी हाँ आज पहुंचे हैं, लेकिन संसाधनों की सर आज पहुंचे हैं 16 दिन के बाद, नींद से जागे 16 दिन के बाद। जी 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 बिल्कुल। और दूसरा संसाधन कुछ नहीं है, इनकी नजर भी नहीं है उस पे। भाई उसके लिए तो पहले एक तैयारियां भी होती है ना। ये अथॉरिटी और ये जो मंत्रालय है, ये इसलिए है कि पहले से अपनी तैयारी करके रखें। लेकिन तैयारी इनकी क्या है? कोई भी आपदा आई है, चाहे तपोवन की हो, उससे पहले 1920 में अक्टूबर में ये रामगढ़ में इस तरह की आपदा आई थी, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इनकी पहले से कोई तैयारियां हैं, क्योंकि ये नाम के मंत्रालय है, नाम के प्राधिकरण है, नाम का वो आपदा प्रबंधन सेंटर है। इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं, वो भी संविदा पे हैं, और इस तरह से इनका चल रहा है। और दूसरी जो है वो तो यही है कि मजदूरों की किसको चिंता है? चिंता तो ठेकेदार की है, कंपनी की है, उनको नुकसान न पहुंचे, कम से कम नुकसान में वो निकल जाए। लेकिन अब जब लगा कि अब बहुत मुश्किल हो गई है, तब थोड़ा सा काम तेजी पकड़ा है। और तेजी भी क्या पकड़ा, वो जब मशीन वहां फंस गई, ऑगर मशीन, तो अभी आधा घंटे पहले उन्होंने कुछ फोटो रिलीज किए।
वो कुछ लोहे के टुकड़े हैं कि ये मशीन अब काट के निकाली गई। लेकिन उसके बाद खैरवार साहब जो वहां पे नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, अभी अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कह रहे हैं कि वो मशीन काट कर निकाली गई है, लेकिन उसका अगला हिस्सा अब वहां है, अब फिर उसको निकाला जाएगा। मतलब घुमा फिरा के एक तरफ तो वो दिखा दिया कि हमने सारा निकाल दिया है, फिर कह रहे हैं अब एक हिस्सा केवल आगे का मशीन का हिस्सा बचा हुआ है, उसके लिए पाइप को इतना काट दिया है, इतना फिर काटना है, वो सारा मैन्युअली होगा और तब जाके मजदूरों तक पहुंचेंगे। कुल मिला के अभी भी साफ नहीं है कि कर क्या रहे हो तुम। सतीश जी ठीक बोल रहे थे कि सारा मीडिया मैनेजमेंट है, और हम जब वहां गए तो बाकायदा मीडिया का एक बड़ा अधिकारी वहां पे बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि ये करना है, उसको भी अंदर की सूचना उसको भी नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ खबरें वहां प्लांट करवा रहा है कि ये करो, ये लिखना है, ये लिखना है। जैसे ये देवता की और आज जो है सुरंग पे शिवजी प्रकट हुए, ये सारे वहीं से निकली हुई है। जो सुरंग के बाहर जो मीडिया मैनेजमेंट वाले बैठे हैं वो इस तरह का सारा कर रहे हैं, तो यही वहां पे हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोचन भट्ट सर। आप सब पैनल में जितने लोग, जितने वरिष्ठ लोग इस वक्त पर हमारे साथ बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रतन मणि डोभाल सर, महेंद्र शुभम गिरी जी, अतुल सती जी, भरत जी, आप सभी का शुक्रिया। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे जो 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए उत्तरकाशी की सिलग्यारा टनल में, वो आखिर क्यों फंसे हुए और अभी तक उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है। साफ पता चल रहा है कि ये प्रतीकात्मक कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है उसकी एक एक डिटेल में बात तमाम वरिष्ठ जनों ने की है। नमस्कार, अभी के लिए इतना ही।